अस्सलाम वालेकुम। परदेस से देश तक हमारा प्रोग्राम है, इसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की अपने मुल्क के लिए यूँ तो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, लेकिन अगर बात की जाए उनके मसाइल की जिनमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा ही होता जा रहा है, मुल्क में मौजूद जो कब्ज़ा माफिया है इलाकाई असर रसूख रखता है, उसके साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ झांसों में लाया जाता है, उनकी जायदादों पर कब्ज़े किए जाते हैं। हुकूमत वक्त की जानिब से ऐसे ग्रुप्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन तो जारी है, लेकिन ये अनासिर फिर भी अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, जो कि हुकूमती इदारों की कारकर्दगी पर यकीनन एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, हमारी जो आज की स्टोरी है ये पीटर जॉर्ज की है, जो कि अरसा दराज से बरतानिया में रहते हैं। बकौल पीटर जॉर्ज के उनका शादाब कॉलोनी लाहौर में एक किनाल पर मुहित मकान है, जो कि काफ़ी अरसे से तनाज़े की जद में है। इलाके के कुछ बाअसर लोग हैं जो इस पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ हीलों से पीटर गुल को और उनके अहल खाना को तंग करने की भी कोशिश की जा रही है। इसलिए पीटर जॉर्ज की इंसाफ फराहम करने वालों जो इदारे हैं उनसे अपील है कि उनकी मदद की जाए, उनकी दादरसी की जाए। पीटर जॉर्ज है मेरे साथ, बरतानिया से ग्लासगो से नुमाइंदे शाहिद मीर भी हैं हमारे साथ। माहिर कानून लाहौर स्टूडियोज़ में मियां असलम ने मुझे ज्वाइन किया है, और पीटर जॉर्ज के करीबी अजीज़ हैं दिलबर गिल, वो भी मेरे साथ हैं। सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती उमूर एजाज़ आलम से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपने नुमाइंदे से बात कर लेते हैं कि ये सारा मामला है क्या। शाहिद मीर, घर इनका है, मकान बना हुआ है, एक प्लॉट भी नहीं है, तो क्या इन्होंने वो किराए पर दिया हुआ है, बिल्कुल खाली है, जिसकी वजह से लोग काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ लोगों को किराए पर दिया हुआ है जो काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं? ये मामला है क्या? जी, ये सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। ये सादा ओपन एंड शट केस है। पीटर गिल ने तकरीबन 10 साल कबल ये जो घर है इनका अपना जाती फैमिली का घर, ये इन्होंने किराए पे दिया। और ये बासर लोग, आपको पता ही है पाकिस्तान में वकला जो हैं वही बासर हैं, या जिन लोगों के हाथ में इंसाफ की तराजू आता वो ही बासर लोग हैं, वो लोग हैं वकील। देखिए कितना दिलचस्प केस है कि इन्होंने 10 साल पहले इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे उन्होंने कहा कि हमने अपनी बेटियों की शादी वगैरह करनी है तो आप अपना घर हमें किराए पे दे दें। इन्होंने पीटर गिल ने उनको घर किराए पे दे दिया। वो है पीटर गिल तो लंदन में थे, तो किन से उनकी बातचीत हुई, वो कौन फैमिली थी, उसकी सारी जांच पड़ताल किसने की? ऐसे तो आप किसी को घर किराए पे नहीं दे देते हैं, पहले जांच पड़ताल करते हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। वो लंदन में थे, तो इनको पीछे से इस मामले को डील किसने किया? हाँ, उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया। जोसेफ सादक हैं इनके दोस्त पीटर के, जोसेफ सादक, उन्होंने पीटर गिल ने उनको असल में पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था कि आप इसका घर का जो भी मामला कर सकते हैं। उन्होंने इनसे मशवरा किया, उन्होंने कहा ठीक है जी, आप इनको घर किराए पे दे दी। अब ये जो है मोहतरमा जो इस घर में पे काबज हैं वो हैं रोहमा करके उनका नाम है। उन्होंने अपनी वालदा के नाम पे ये घर लिया और साथ उनका भाई राना उसको कहते हैं। और ये पीटर गुल भी क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जिनको उन्होंने दिया वो भी क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छा। और हाँ जी, दिलचस्प बात यह है कि 2 माह बाद ही किरायानामा पीटर गिल के पास बाकायदा मौजूद है, हर चीज मौजूद है। 2 माह बाद ही उन्होंने बहाने से वो जो पावर अटॉर्नी जिसको दिया था पीटर गिल ने, जोसेफ सादक को कचहरियों में बुलाया कि आप अपनी रजिस्ट्री वगैरह दिखाएं, शायद हम ये घर बाय कर लें। वो जोसेफ सादक वो रजिस्ट्री लेके कचहरियां गए। वो वकील के जो भी मुंशी या वकील जो भी वहां पे हुआ, उन्होंने कहा अच्छा रजिस्ट्री दे दा, हमें वेरिफिकेशन कराना। वो रजिस्ट्री लेके वहां से चले गए। वो जोसेफ सादक बेचारा वेट करता करता कचहरियों में थक गया। वो चैम्बर में जहां भी उसे उन्होंने बैठाया तो कोई बंदा वापस ही नहीं आया, वो रजिस्ट्री लेके ही चले गए। अच्छा, बाद में नेक्स्ट डे या जैसे भी फिर राब्ते शुरू हुए कि जनाब रजिस्ट्री किधर है, उन्होंने कुछ चंद दिनों बाद फिर ये साबित अपना वो कर दिया कि हमने जनाब पेमेंट कर दी है 41 लाख रुपया। पीटर गिल के घर की वैल्यू है 1 करोड़ से भी ऊपर। अच्छा। उन्होंने कहा जी हमने इसका 41 लाख पे कर दिया है, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको दिया हो था जो पीटर गिल ने, लेकिन ये अब रजिस्ट्री ट्रांसफर नहीं कर रहे। ये देखे कैसा दिलचस्प केस है कि आप वो रजिस्ट्री ले गए और बाद में कहा हमने 41 लाख दे दिया है और ये रजिस्ट्री अब ट्रांसफर नहीं कर रहे। अभी भी रजिस्ट्री पीटर गिल के नाम पे है, ये घर पीटर गिल के नाम पे है, लेकिन 10 साल से वो काबज हैं।
अदालतों में पीटर गिल वो कुछ अपनी वो उन्हीं लोगों की धमकियों वगैरह की वजह से वो पाकिस्तान भी नहीं जा सकते, और ना उन्होंने एक पैनी किराया दिया है। हालांकि पीटर गिल के पास गवाहान भी मौजूद हैं जिनके सामने वो सारा किरायानामा हुआ वो दिया था। बल्कि उल्टा इन वकील साहबा ने, रोमा साहबा ने उल्टा पीटर गिल पे भी एक केस कर दिया है माशाल्लाह, और दूसरा केस उन्होंने जोसेफ सादक जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके पास, उस पे भी एक केस कर दिया है। अच्छा जी ये है। और ये देखे कि कितनी दिलचस्प बात है कि एक बंदे को इंसानी हमदर्दी पे घर किराए पे दिया और 2 माह के अंदर ही उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, और एक यानी पैनी किराया भी नहीं दिया 10 साल, ना असर रकम दी ना किराया दिया। पीटर गिल यहाँ पे बिशप है, एक चर्च है पेजले में, ग्लासगो के साथ एक छोटा सा टाउन है पेजले, वहाँ पे बिशप है। इज अ वेरी नोबल पर्सन, वेरी डिसेंट पर्सन। मैं ये बिलीव करता हूँ कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, ना उन्हें को जरूरत है। यहाँ पे वो बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, लोग बहुत रिस्पेक्ट उनकी करते हैं। यहाँ पे एक चर्च है जिसमें वो एज ए बिशप काम कर रहे हैं, और उनकी रेपुटेशन भी बहुत जबरदस्त और बड़ा डाउन टू अर्थ मैन है पीटर गिल जो है। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पहले तो मैं 92 चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सारी एफर्ट्स की और इसमें दिलचस्पी ली। तो केस की जो सिचुएशन है, ये 2009 में सितंबर के महीने में रिक्वेस्ट इन्होंने की मेरे पावर ऑफ अटॉर्नी से कि हमें रेंट पे चाहिए घर, क्योंकि बच्चियों की शादियां करनी है, हमने तो बड़ा घर चाहिए। कनाल की मेरी जगह है वहाँ शदाब को कॉलोनी फरोजपुर रोड पे। तो उसने फिर मुझे पूछा, और कुछ लोग थे जानने वाले जो इनके रिलेटिव भी थे और जानते थे, तो मैंने कहा देख लें, चेक कर लें, तो अगर आपको तसल्ली है तो 2 महीने की बात है, चलो बंद पड़ा हुआ है, तो बंद वैसे भी ख़राब हो जाता है, और बरसात वगैरह के मौसम में तो चाहे खुला खुला रहेगा, तो इनकी बच्चियों की शादी का मसला है तो ठीक है। तो जोसेफ सादक ने फिर 2 गवाहों की मौजूदगी में, एक अयूब शम्स साहब थे और दूसरे थे फयाज अख्तर साहब, तो उनके सिग्नेचर्स भी हैं, अभी तक वो लाहौर में ही है और वो जानते हैं कि सारा जो सिलसिला है। तो उन्होंने गवाही भी दी और विटनेसेस के तौर पे साइन भी किए हुए हैं। तो उसके बाद जब इन्होंने 2 महीने की बात की थी तो वो रेंट कर दिया। कैसे इन्होंने सोचा जी अब हम खरीदना चाहते हैं। जोसेफ ने कहा कि अगर आपने बेचना है तो बताएं। तो मैंने चूंकि उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई थी जर्नल, तो उसमें वो बेच भी सकता था। तो मैंने कहा बेचना तो है हमने, तो चलो अगर ये अच्छी ऑफर करते हैं तो इनको आप कंसिडर कर लें। तो फिर उन्होंने कहा कि जी हमें रजिस्ट्री जो है वो दिखानी है, वेरीफाई करवानी है, तो रजिस्ट्री लेके कचहरी आए। जोसेफ सादक साहब रजिस्ट्री लेके वहाँ पे गए और उनको दी कि जी वेरीफाई करवा के तो वापस दे दें, तो रजिस्ट्री लेके गायब हो गए। जोसेफ साहब उधर ही इंतजार करते रहे, जोसेफ सादक, और ना रजिस्ट्री और ना बंदे, वो गायब ही हो गए। और उसके बाद कुछ दिन के बाद उन्होंने ये दावा कर दिया कि जी हमने तो सारी पेमेंट जो है वो जोसेफ सादक को पे कर दी है, और अब जो है हमें रजिस्ट्री करवा के दें क्योंकि हमने पेमेंट फुल कर दी है। तो जोसेफ साहब जो है वो ही वॉज शॉक्ड, और उन्होंने फिर मुझे इतला दी कि वो तो ये मसला हो गया है। तो बल्कि 2 केस, एक उन पे और एक मुझ पे, 2 केस उन्होंने किए हुए हैं। ना 10 साल से किराया दिया है और ना ही कोई पेमेंट की है। तो उल्टा जो थ्रेट्स जो हैं वो रिलेटिव्स को भी, और जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी देता है, जो मदद करने की कोशिश करता है, उसको भी थ्रेट करते हैं और उनके झूठा केस जो है वो बना देते हैं। और अभी रिसेंटली नवंबर के महीने में वाला साहब गए थे, तो उनको भी कहा, जिन्होंने मुझे गालियां निकाली हैं, मेरी बहन का नाम शामिल किया, और दिलबर गिल साहब का कि जी इनके फ़ोन से कॉल्स आई हैं, फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, लेकिन उस टाइम ना मेरे वाला साहब उधर थे ना मेरी बहन उधर थी, वो भी यूके में इधर है। तो इस्लामपुरा इन्होंने जो पुलिस थाना स्टेशन है वहाँ पर
ये रिपोर्ट दर्ज। ज़ाहिर थ्रेट्स जो हैं तो वो पता ही है आपको कि जाएं तो कोई ना कोई मसला बन जाए तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। अब एक तो ये है कि इनको पहले कानूनी तौर पर अगर दिलचस्पी रखते हैं खरीदने में तो पहला किराया जो है वो पूरा 10 सालों का जो है वो 10 सालों का किराया दें। उसके बाद जो है ये खाली करें, क्योंकि कानूनी तौर पर किराए में रहते हुए आप खरीद नहीं सकते। यू हैव टू एम्प्टी, जो वकेट करना है, बाहर निकलना है, और फिर अगर सौदा बनता है और ख़रीदना चाहते हैं तो ज़रूर ख़रीदें, हमने बेचना तो है ही। तो अगर ये ख़रीदना चाहते हैं कोई और ख़रीदना चाहता है, लेकिन पहली बात जो है किराया जो अदा करें और फिर घर से बाहर आएँ, खाली करें। राना बरनाबास हैं जिनकी बहन जो है रुहामा अयूब राना पूरा नाम है उसका, तो वो वकील है, उसका हस्बैंड भी वकील है। और ये राना खुद भी अपने आप को कहता है कि मैं एडवोकेट हूँ, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन दो तो डेफिनेटली इसकी बहन और बनोई जो हैं वो वकला हैं, और इस लिहाज से अक्सर यही काफ़ी पावर अथॉरिटी और असर रसूख रखते हैं। ज़ाहिर पीछे और भी इनके लोग होते हैं, पूरा माफिया है जो कब्ज़ा ग्रुप जिसको हम कहते हैं, तो कब्ज़ा करके तो बस इनके पास चूँकि कानून के नुक्ते जानते हैं तो उससे एडवांटेज लेते हैं या फ़ायदा उठाते हैं। मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट है कि अब जब ओवरसी पाकिस्तानीज़ के लिए कानून बना है और चाहते भी हैं, पाकिस्तान की हुकूमत चाहती है कि हम जो यहाँ पर ओवरसी लोग हैं हम इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान की बेहतरी है, खुशहाली के लिए भी, तो दिल तो करता है, लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो फिर जाने को भी दिल नहीं करता और वहाँ कुछ इन्वेस्ट करने को भी नहीं करता, क्योंकि ला कानूनीत है, कोई वहाँ पर लॉलेसनेस है, कोई केयर नहीं करता। देखें 10 साल हो गए और अभी तक अटका हुआ है मुकदमा, ना आगे ना पीछे, कोई भी तवज्जो नहीं देता। और ख़ास तौर पर जितने अदारे हैं, मतलब अगर वो अपना अपना काम करें तो मैं समझता हूँ कि जल्दी मामला हल होंगे। और पाकिस्तानी जो यहाँ पे ओवरसी हम हैं, हम चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें, और जैसे ग्वादर में है और मुख्तलिफ जगहों पे भी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन खौफ यही आता है कि कब्ज़ा माफिया जो है इनको कौन डील करेगा, कैसे इनसे हम डील करेंगे। अगर फेयर लॉ हो और लोगों को इंसाफ मिले तो मैं समझता हूँ कि बहुत से पाकिस्तानी हैं जो अभी भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और चाहते हैं कि अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें और खुशहाली आए और बेहतरी जो है वो आए। सो ये मेरी दरख्वास्त है उनसे भी कि अगर इस पे ये तवज्जो दें, मेहरबानी करें तो शुक्रगुजार होंगे। पीटर साहब, आप पाकिस्तान कब आए आखिरी बार और आपने इस मामले को डील करने की कोशिश की? 2 साल पहले मैं गया था दिलबर गिल साहब से बातचीत करने और देखने क्या सिचुएशन है। तो दिलबर साहब ने जो है वो केस मेरे बिहाफ पे जो है वो लड़ रहे थे और इनके साथ डील कर रहे थे। दिलबर गिल मेरा वो भी ऑनलाइन है और उनको भी धमकियां जो है वो मिली है। और बल्कि अच्छा, तो आपने किसी आपने जिसको पावर ऑफ अटर्नी दिया है उनको कानूनी कार्रवाई की उनके खिलाफ? जिसको मैंने पावर ऑफ अटर्नी दिया हुआ था, जी, उनके खिलाफ तो नहीं, क्योंकि वो उन्होंने कोई उनसे वसूल नहीं किया रकम मिली। जो वैसे जाली बता रहे हैं कि जी हमने दे दी, पेमेंट कर दी है, लेकिन he didn't receive even single penny। सही, क्या हाल है असलम साहब इस मामले का? इसमें शायद लॉ बड़ा क्लियर है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो रेंट कंट्रोलर के पास जाकर उसको रजिस्टर करवाना होता है। हम करते ये हैं कि हम शॉर्टकट कर लेते हैं, रेंट कंट्रोलर के पास नहीं जाते, अपनी डीड रजिस्टर नहीं करते, उसकी कुछ फ़ीस होती है, उसके वंस फॉर ऑल वो मसला सॉल्व हो जाता है, वो टेनेंट ही रहता है। लेकिन हमारे यहाँ ये एक आम रवायत बन चुकी है, वो स्टाम्प पेपर पर लिख लेते हैं कि हमने इसको रेंट पे दे दिया, इतना रेंट है, ये विटनेस है। एक्चुअली ये एक याददाश्त तो है, लेकिन एज़ पर लॉ जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये रेंट डीड नहीं है। इसलिए ये प्रॉब्लम पैदा होते हैं कि हम प्रॉपरली लॉ को फॉलो नहीं करते। अब इनके लिए पीटर साहब के लिए बड़ा अच्छा रास्ता है कि ये अंडर पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 इस पर बड़ा क्लियर है कि आप जा सकते हैं बिफोर द रेंट कंट्रोलर कि मैंने इनको किराए पे दिया था, इतना मेरा किराया था, ये मेरी याददाश्त लिखी हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, लिहाजा इसकी रोशनी में मेरा मकान खाली करें। इन्होंने मुझे रेंट नहीं दिया इतने अरसे का, उसमें लॉ में बड़ा क्लियर है, अगर 2 माह का रेंट नहीं दिया तो डिस्प्लेस किया जा सकता है। तो इसमें लॉ भी काफ़ी शार्ट हो गया, आजकल इतनी लंबी प्रोसीडिंग नहीं होती, 2, 4, 6 माह 8 माह में ये डिग्री हो जाता है। और इस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ले डाउन किया हुआ है कि जो बंदा टेनेंट के तौर पर किसी मकान में दाखिल होता है तो अगर वो ख़रीद भी लेता है तो फर्स्ट ही हैज़ टू वेकेट द पोजेसन एज ए टेनेंट, देन ही कैन इंटेंड टू पोजेसन एज ए ओनर।
तो इस केस में बड़ा क्लियर सी बात है कि वो पहले तो अपने आप को साबित करेगा कि मैं टेनेंट था, फिर साबित करेगा मैं इसका ओनर हूँ। तो जब टेनेंट साबित करेगा तो पहले उसको कब्ज़ा छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद वो एज ए ओनर इंटर हो सकता है। इस केस में बड़ी क्लियर सी बात है कि इन्होंने कौन सा पावर अटॉर्नी दिया है, जनरल था खासा, ये इन्होंने क्लियर नहीं किया। क्योंकि दो पावर अटॉर्नी होते हैं, एक पावर अटॉर्नी होता है जनरल, एक होता है स्पेशल। जनरल इसमें क्या फ़र्क होता है? फ़र्क ये स्पेशल होता है फॉर पर्टिकुलर पर्पज़, कि आपने बिजली का मीटर लगवाना है, आपने पानी का मीटर लगवाना है, आपने गैस लगवानी है, या आपने कोई भी काम, कोई स्पेशल काम के लिए होता है। एक होता है जनरल पावर अटॉर्नी, वो फॉर ऑल पर्पज़ होता है कि आप सेल भी कर सकते हैं, किराए पे भी दे सकते हैं, बेच भी सकते हैं, किसी भी मैटर को देख सकते हैं, हर चीज़ दे सकते हैं, उसमें मुकम्मल इख्तियार होते हैं। यू कैन एक्ट एज ए ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो पीटर साहब, आपने जो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है वो स्पेशल दिया है इस घर के मामले को लेकर? ये जनरल था ताकि उसमें कर सकते। दिस इज़ अ प्रॉब्लम कि हम देते वक्त ये केयर नहीं करते कि हम अपने ऐसे बंदे को इख्तियार दे देते हैं जिसके बारे में हमें कई सारे डाउट क्रिएट होते हैं। जब हम राइट दे देते हैं तो फिर इसका मतलब हमने अब खुद ही गलती की कि हमने उसको राइट क्यों दिया प्रॉपर्टी को सेल करने का, बेचने का, तमाम मामला डील करने का, जब उस पर खदशात पैदा हो सकते हैं। ऐसे बेशुमार मामला हैं कि हम देते वक्त गौर नहीं करते, सोचते नहीं हैं, और उसके बाद हमें दिक्कत पैदा होती है। और जितने भी पावर अटॉर्नी आते हैं इसमें 50% में यही प्रॉब्लम आती है कि वो अपने किसी न किसी चीज़ के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसे पैसे ले लेते हैं, बाद में मालिक कहते हैं मैंने दिया, इसको राइट नहीं दिया। लेकिन इसका तरीका ये है कि फ़ौरन इसको अब्ताल कराएं, इमीडिएटली जाके सब रजिस्ट्रार के पास जाके कि मैंने इसको दिया था फॉर पर्टिकुलर पर्पज़, या चूँकि मैं आउट ऑफ कंट्री था लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, या मुझसे ये फ्रॉड प्ले कर रहा है, मैंने इसको बेचने का अख्तियार नहीं दिया, और स्पेसिफिक शिक इसमें मैंने ऐड नहीं की, लिहाजा इसको अब्ताल किया जाए ताकि उसका ऑपरेशन ख़त्म हो जाए। उसके बाद इमीडिएटली उसको चाहिए कि वो अंडर पंजाब रेंटल प्रेमिसेस एक्ट के तहत वो फ़ौरन रेंट कंट्रोल के पास जाएँ, और वहाँ जो ग्राउंड लेके मुझे इन्होंने 2-3 माह से रेंट नहीं दिया, लिहाजा इसको इजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट उसको 2-4-6 माह में। रेंट पॉलिसी भी तो हमारे यहाँ होती है ना, रेंट प्रेमिसेस एक्ट है 2009 का, जिसमें अमेंडमेंट आई है। पहले 1959 का था, अब उसमें अमेंडमेंट आ गई है, उसमें उसको शॉर्ट कर दिया है। उसके तहत आप रेंट कंट्रोल के पास जाते हैं और 2-3-4-6 माह में उसको मामला लटकता नहीं है, नहीं लटकता नहीं है, डिग्री हो जाता है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिलबर गिल भी हमारे साथ हैं। दिलबर गिल, क्या कानूनी कार्रवाई की अभी तक? ये हमारे लारिफ साहब भी से आप बात कर दें, ये भी साथ बैठे हुए हैं। पहले आप तो बता दें। ये कानूनी कार्रवाई ये है कि ये असल में जो भी जिसको भी वो अपना हायर करते हैं या पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं तो ये उनके ऊपर पर्चे कर देते हैं। अब वो पर्चे करने से जो आदमी होता है वो भाग जाता है, वो फिर बेचारा परेशान। अभी मुझे इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी भेजी है, मेरे ऊपर भी इन्होंने वो अपना सलामपुरा थाने में इन्होंने दरखास्त दे दी है, और वो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इन्होंने बोला कि जनाब इन्होंने हमें गालियां निकाली हैं। वो पीटर जॉर्ज साहब जो है वो यहाँ पे आए हैं, उसने और उसकी बेटी ने, उसकी बेटी तकरीबन 1.5 साल से 2 साल से बाहर है, तो अपना जॉर्ज साहब भी बाहर है, तो गालियां किसने निकालनी है? ये बस थ्रेट करते हैं। अभी वो उसका अपना सेशन कोर्ट में इन्होंने फिर रिट दायर की मेरे ऊपर पर्चे की, तो वो भी मैं मतलब वो उसको फेस किया। तो भी वो जज ने, मेरा ख्याल जज साहब ने वो कैंसलिंग का जो ना वो इन्होंने जो अपना वो मेरे पर जो दरखास्त दी है वो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि जज साहब ने वो उसको अदम पैरवाई की वजह से ये फिर जाते भी नहीं है, थ्रेट करके बाद में वो कोर्ट में भी नहीं जाते हैं, तो वो भी कैंसिल हो गई इनकी। सही, आपके साथ जो लॉयर बैठे हैं उनसे हमारी बात करवाएं। अशफाक साहब, आपको तो सारी रेंट पॉलिसी क्या होती है वो सब पता होगा आपको, तो आपने किस तरह आपने इस केस को हैंडल किया है? जी ये केस जो है इन दी इनिशियल मेरे पास नहीं आया। अच्छा जी, जो इन्होंने केस पहले डिफेंड कर रहे थे उनकी तरफ से 2 केस फाइल हुए थे जिन्होंने इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है। 2 सूट उन्होंने फाइल किए हुए थे, 2 इन्होंने फाइल किए थे। लेकिन जब मेरे पास जब पहुंचे हैं तो उस वक्त वो 2 जो केस थे उनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ गए हैं।
उनकी पैरवी नहीं की गई, ना इनके अटॉर्नी ने की है, ना कौंसल ने की है। शायद इस वजह से एक वो अदम पैरवी, इनके केस जो है वो लापता हो गए हैं, उनका अभी तक नहीं पता चला इनको कि वो किस स्टेज पे है। जो उनकी तरफ से है उनको डिफेंड कर रहे हैं ये, एक उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का चल रहा है, एक उन्होंने डिक्लेरेशन का किया हुआ है। वो दो केस में भी एक इनके खिलाफ यकतरफा हो गया था, उसमें एप्लीकेशन दी हुई है सेटिंग असाइड की, और दूसरे में जो है इनको पार्टी नहीं बनाया हुआ था, उसमें इनको पार्टी बनाने की एप्लीकेशन दी हुई है। अच्छा जी, तो जो इनके प्रीवियस काउंसिल थे उनको पता होगा कि उन्होंने वो जो रेंट का, तो आपको सारा वो रिकॉर्ड लेना चाहिए था ना, जो इनके काउंसिल थे पहले वाले, आपको सारा जी मैंने जो अपनी एफर्ट से जो मुझे मिल सका उनसे या कोर्ट से उन्होंने मुझे बताया, जो केस चल रहे थे वो मैंने, उन्होंने जो मुझे बताया था वो मैंने ले लिया है रिकॉर्ड। सही, आपको मशवरा जो लाइव है। इसमें मैं समझता हूँ कि आपको पहले तो जाना चाहिए एजेक्टमेंट के लिए, क्योंकि लॉ ये ले डाउन हो चुका है कि जो टेनेंट है वो पहले कब्ज़ा छोड़ेगा, फिर वो उसको जाके कहेगा कि मैं इसका ओनर हूँ। लेकिन अब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की 2017 में आ गई थी कि अगर कोई टेनेंट ये कहता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी परचेज कर ली है तो दोनों दावे इकट्ठे करके रेंट के साथ सुना जाए, ताकि एक ही एविडेंस आ जाए, उस पर डिसाइड हो जाए, और वो जब रेंट के साथ आएगा तो जल्दी फैसला उसका हो जाएगा। क्योंकि ये बेसिकली तो टेनेंट हैं पर इनके पास याददाश्त ही मौजूद है, तो इनको बेस्ट रिजेक्ट करने का मेथड यही है कि उसको एजेक्टमेंट में जाया जाए ऑन द ग्राउंड के उसने रेंट पे नहीं किया। अगर कहता है मैं ओनर हूँ, अभी तक तो ओनरशिप क्रिएट ही नहीं हुई, सिंपली महज को डॉक्यूमेंट बनाना, एग्रीमेंट बनाना डजंट क्रिएट एनी राइट। लॉ में तो बड़ा क्लियर है, एग्रीमेंट डजंट क्रिएट एनी राइट, डजंट क्रिएट एनी टाइटल, अनलेस कि वो कोर्ट के जरिए उसको साबित ना करे। जैसे आपने फरमाया कि जी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट चल रहा है पहनने का, इसका मतलब अभी तक उसकी ओनरशिप क्लियर नहीं हुई। जब तक क्लियर नहीं हुई, जब तक क्लियर नहीं हुई तो वो टेनेंट है, तो लिहाजा उसको पहले एजेक्ट कराया जाए कि भी आपने रेंट पे नहीं किया, लिहाजा आपकी इंटाइटलमेंट नहीं है टू रिमेन एज टेनेंट, इसको एजेक्टमेंट की जाए, इसको कब्ज़ा खाली कराया जाए। तब कि सब्सिक्वेंटली अगर वो कहता है मैं ओनर हूँ, मैंने परचेज़ किया है, तो अपना दावे में साबित करेगा वो थ्रू एविडेंस, थ्रू डॉक्यूमेंट्स कि पेमेंट मैंने कैसे की, किस बैंक में की, किस ड्राफ्ट के ज़रिए की, किस मैंने चेक के ज़रिए की, तो तब जाके उसका साबित होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा, अदरवाइज साबित नहीं होता। लिहाजा ऐसे केसों में जब किसी ने अलझाव पैदा करना हो तो बहुत सारे मुकदमे दायर कर देते हैं, एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर देंगे, एक डिक्लेरेशन का कर देंगे, प्रोजेक्शन कर देंगे। एक तरीका वगैरह हमारे यहाँ कुछ वकील आकर दूसरों को अलझाने के लिए सारा काम करते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम सॉरी टू से नानसाफ़ी के मामले में हमारे वकील भी भाई भी शामिल हैं, वो भी सही नहीं बताते कि भाई आप ये करें, ऐसे ऐसे करें, बल्कि उसको अपने साहिल को कहते हैं गलत काम करने की तरफ तरगीब देते हैं। हमारी सोसाइटी में है कि अगर किसी ने घर किराए पे देना है तो वो देखता है कि किराए पे लेने वाला कोई वकील तो नहीं है, कोई वो पुलिस वाला तो नहीं है, लोग डरते हैं। ये यू आर राइट, ये ऐसी प्रॉब्लम है माशरे में, क्योंकि लॉ नोइंग लोग होते हैं, अदालतों को समझते होते हैं, पुलिस वाले भी उनके पास पार होती है, लोग अवॉइड करते हैं लोगों को देने के लिए। लेकिन सारे ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे वकील अच्छे हैं, 80-90-90% 5% वकील अच्छे हैं, कभी ऐसी हरकत नहीं करते। assumption तो बन गई है, लेकिन 2-4-5% लोगों पर शिकायतें हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जब जो मालिक है जब वो तमाम लीगल तकाजे पूरे करेगा तो फिर ऐसी उलझन नहीं आती। मैं समझता हूँ कि इनकी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने शॉर्ट किया है, इनमें इन्होंने रेंट डीड को रजिस्टर नहीं कराया सब ये रेंट कंट्रोलर के पास। अगर रेंट कंट्रोलर के पास रजिस्टर की होती आज ये उलझन बनती ना कभी भी। उसने शॉर्टकट किया, उसका रिजल्ट ये आज प्रॉब्लम में आ गए। अब ये चूँकि बाहर बैठा है, बाहर वाले लोगों की प्रॉब्लम है कि वो मुल्क की मोहब्बत में, बहन भाइयों की मोहब्बत में, दोस्तों की मोहब्बत में वो मुल्क में प्रॉपर्टी रखना पसंद करते हैं, छोड़ देते हैं। और हर तीसरे बंदे के ओवरसीज के साथ यही प्रॉब्लम है, क्योंकि बेचारा वो मुल्क में आ नहीं सकता या स्टे नहीं कर सकता। उनको ये पता होता है केसेस भुगताने के लिए तो नहीं आ सकते ना, इतनी लंबी छुट्टी लेकर, क्योंकि 2-3 साल केस चलते रहते हैं, फिर उसकी अपील आती है, फिर उसकी हाई कोर्ट में रिवीजन आती है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो जो बंदा बाहर बैठा है वो बेचारा उलझाव का शिकार होकर फेड अप होकर प्रॉपर्टी छोड़ देता है या अनोपन इनको बेच देता है। यही जो कब्जा ग्रुप माफिया टाइप लोग तो उनकी यही कोशिश होती है कि हम किसी तरीके से इसको ऐसा फेड अप करें, इसको भगाएं कि छोड़ के भाग जाए, हमें अनोपन मिल जाए, मुफ्त मिल जाए। एक नहीं, हर तीसरे बंदे का यही प्रॉब्लम है। इसका हल यही है कि ये लोग जब प्रॉपर्टियाँ अपनी देते हैं तो तमाम लीगल तकाजे पूरे किया करें, शॉर्ट ना किया करें कि ये ला के तकाजे पूरे नहीं करनी, बस ही मैंने लिख के दे दिया काफ़ी है। लिखा क्या होता है?
एक स्टाम्प पे लिखा क्या मैटर करता है जब तक कोर्ट की साबित न करें। जब कोर्ट ने, जब लॉ ने एक प्रोविजन दी है कि आप इसको इस अंदाज में, सर्टन अंदाज में करें, तो उसके मुताबिक करें ताकि दिक्कत ना आए। इजाज़ आलम सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती उमूर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया इजाज़ आलम साहब। इजाज़ आलम साहब, अक़लियती बिरादरी के इस तरह के मामलात को तो आपको ख़ास तौर पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से डील करना चाहिए ताकि अक़लियती बिरादरी में तासुर ना जाए कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ज़्यादती हो रही है। अब ये जो पीटर जॉर्ज साहब खुद बरतानिया में रहते हैं, यहाँ पर इनका एक किनाल का घर है जिस पर एक वकील की फैमिली ने कब्जा किया हुआ है, तो इस तरह के मामलात को आपको बड़े दिलचस्पी लेनी चाहिए लोगों के मसाइल को हल करने में। क्या करेंगे आप, क्या हेल्प कर सकते हैं इस केस में आप? पहले तो एक बात मैं क्लियर करता हूँ कि आपने जिस तरह का कहा कि देखिए मेरे पास तो अभी आपके जरिए से ये केस का पता चल रहा है, ठीक है, और अगर ये मेरे पास आए हों या इन्होंने को टेलीफोन राब्ता किया हो, अगर मैंने इनकी बात ना सुनी हो तो फिर तो इनका बिल्कुल मिला आपका भी और इनका भी बनता है। लेकिन चूंकि आप वसासत से ये मुझे मेरे इल्म में बात आई है, तो डेफिनेटली ये है, तो ये बदकिस्मती कि ये जो खास तौर पर ओवरसीज के लोग हैं, ये बेचारे बड़ी मेहनत से यहाँ पे करती है और इनकी एक ख्वाहिश होती है कि हम अपने मुल्क में एक घर बनाएं, लेकिन यहाँ बस कुछ रिश्तेदारों को या किसी जानने वाले को दे देते हैं। अब हम लोग बतौर माशरा हम इस चीज का फायदा उठाते हैं कि इन्होंने कौन सा वहां से आना है। अगर हम, और फिर हमारा जुडिशल सिस्टम इस तरह का है कि तारीख पे तारीख, तो जारी बात है कि वो इसका नजायज फायदा उठाते हुए ये लोग उन पे काबज हो जाते हैं। लेकिन मैं इनके पूरे केस को तो नहीं मैं जान सका, लेकिन मेरी इनसे गुजारिश है कि अगर अपने किसी नुमाइंदे को मेरे पास भेज दें, अपना पूरा केस दें, तो इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं। और सिर्फ यही बात नहीं है, आपके प्रोग्राम की वसासत से हमने बहुत सारे लोग जिनको हमने कहा है वो हमारे पास आए भी है और हमने उनकी मदद भी की है। तो सिर्फ ये अक़लियती बरादरी नहीं है, हम तो मेजॉरिटी जो भी आए हमारे पास, हम उनके साथ खड़े हैं। आप मेरे पास आए, मेरा दफ्तर खुला रहता है सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, मैं वहाँ पे होता हूँ। और सर मैं वैसे कर, मैंने वहाँ से ज्यादा आपको किसी मुलाजिम को बोलना है, तो जब हमें कोई अंदर जाने देगा तो हमारे आपसे मुलाकात कराएगा तो हम करेंगे ना। तो मैं तो 2-3 वहाँ तो सबको जाता है। मेरी सुने, आप इस प्रोग्राम की वसासत से इनके प्रोड्यूसर से ले लें, मेरे पास तो ये आते रहते हैं, प्रोग्राम भेजते रहते हैं। सर मैं गया हूँ, आपको मैसेज दिया कि मैं आपके गया हूँ, लेकिन वो आप मेरे पास आ जाए, मेरे पास मंडे को आ जाए, आपका इंशाल्लाह मैं हाँ जी। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जब मामला इस तरह अदालत में हो तो किस हद तक सरकारी सतह पर हेल्प होती है? बेसिकली प्रॉब्लम तो ये है कि रेंट कंट्रोलर हैं, ये चीज़ों का बगौर जायज़ा नहीं चीज़ों का लेते, ये सरसी सा लेते हैं। दावा आया, ठीक है, रूटीन में नोट्स कर चला दिया, भाई उसको बगौर जायज़ा लें उसका, भाई ये इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे ख़त्म होगा, वो कभी गौर नहीं करते। इस तरह ये साल केस चलता रहा है, बाद में 2 साल बाद कहते हैं अच्छा ये तो ये इशू था। भाई बंदे खुदा, आपकी ड्यूटी है, आप जज हैं, जो पार्टी के दरमियान डिस्प्यूट पैदा हुआ आपने डिसाइड करना है, आप इशू को बगौर जायज़ा लें इसका, भाई इशू है क्या, क्यों पैदा हुआ, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसके पीछे मुहरकात क्या हैं, इसकी ग्रीवेंसेस क्या है, इसके प्रॉब्लम क्या हैं, वो कभी नहीं देखते। करते क्या हैं, सिंपली नोट्स कर दिया और स्टे कर दिया, चलता रहा सालों साल। बाद में कहते हैं ये सॉरी ये हो गया, गलत हो गया, वो गलत हो गया। यहाँ तक ये एडमिनिस्ट्रेटर मैटर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर मैटर बहुत मदद कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर लोगों के साथ मिलना ही बड़ा नामुमकिन होता है। यहाँ हमारे यहाँ एक रवाज बन चुका है कि जिसके पास अख्तियार आता है वो अख्तियार के ऊपर सांप बन के बैठ जाता है, किसी को अपने अख्तियार में शेयर देता ही नहीं। वो कहा जाता है, लॉ में लिखा हुआ है कि जितने ये AC है, DC है, कमिश्नर है, ये पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन जो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, जो पब्लिक किंग हैं, किसी की जरूरत है इनको जाके मिलने को, बंदा किसी की जरूरत जाके SP को मिल ले, SP को मिल ले, अपनी ग्रीवेंस से बता सके, और कभी नहीं वो मिलने की जहमत गुजारा करते। अगर कोई बंदा चले जाता है, उसका जो बाहर प्यादा होता है, एहलकार होता है, उसका नायब कास्ट होता है, वो ही नहीं मिलने देता उनको।
अब ये लोग बेचारे कहाँ अपने मसाइल को लेके जाएंगे? किसी के पास टाइम ही नहीं सुनने के लिए, किसी को टाइम देने को तैयार ही नहीं है, लोग बेचारे बारे बारे फिरते हैं। अगर ये अपने दफ्तरों के दरवाजे खुले रखें, कोई जो बंदा आता है उसको आने दो, भाई मुझे बात सुनाओ, क्या मसला क्या है, तो आधे मसले वहीं हल हो जाएँ। होता क्या है, मसला इनिशियल हल नहीं होता, बढ़ता 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 एक प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है बंदा, और फिर इतने प्रॉब्लम हो जाते हैं कि वो सालों साल पे महीत हो जाते हैं। और ये लोग बेचारे इतने डिप्रेस हो रहे हैं डे बाई डे, जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो कहते हैं छोड़ें यार, जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है उसको बेचो, आइंदा मत इन्वेस्ट करो। आपने अंदाज़ा किया होगा, लास्ट टाइम आए हैं स्टैटिस्टिक्स आए हैं, कितनी अरब रुपया कम हो गया है फॉरेन रेमिटेंस को, डरते नहीं भेज रहे और अपने मनी सेंड नहीं कर रहे कि ये फ़ायदा क्या, वहाँ तो हमारे साथ कोई ना कोई फ्रॉड हो जाना है। और इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे जो हैं, अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, इनको तहफ़्फ़ुज़ दें, इनके मसाइल को सुनें, इनको टाइम तो दें, कम से कम टाइम देने को तैयार नहीं होते। मुझे बता दें पब्लिकली या किसी कचहरी में कितने लोग दिन में एसी को मिल सकते हैं, नॉट एट ऑल। कितने लोग डीसी को मिल सकते हैं, नॉट एट ऑल। एक बंदे को मिलना गवारा नहीं करते। 100 MP MN आएगा, चाय पिएगा, मिनिस्टर आएगा, उठ के चले जाएगा, किसी पब्लिक के बंदे को नहीं मिलते। लॉ में उसका क्या स्टेटस है, वो पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, वो किंग टू द पब्लिक है। सही। दिलबर गिल साहब आपके पास लॉयर बैठे हुए हैं, वो हैं इस वक्त आपके साथ? हाँ जी, बैठिए बैठिए। आप उनको भी नंबर दे दीजिएगा, हम एजाज आलम साहब का नंबर इनको ज़रूर दे देंगे। और जाहिर बात है, केस अभी अदालत में है, तो उसके बाद पता नहीं किस हद तक वो मदद कर सकते हैं एजाज आलम साहब इनकी। इस स्टेज पे तो वो इंटरव्यू यही कर सकते हैं कि दोनों को बुला लें, पार्टियों को बुला के उनकी बात सुन लें, बीच का रास्ता कोई निकलता दोनों है। की बात सुन लें तो पता चल जाता है राइट पे कौन है और राइट पे कौन नहीं है। तो बंदा कहता है तुम राइट पे नहीं हो, आपकी मेहरबानी है यार, छोड़ो इसका गरीब का प्लाट, इसका घर छोड़ो, ताकि अपना घर इस्तेमाल कर सके। ये फॉरेन नेशनल है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, इसको ना तंग करो। उस पर प्रेशर डाल सकता है कि भाई आपका राइट दुरुस्त नहीं है, अब ये काम छोड़ो, हरकत गलत करो, इलीगल काम मत करो, ना तंग करो, ना उसके एसेट को रिजर्व करो। वो कह सकता है, अगर थोड़ा सा कहना चाहे कि कितने मसले आते हैं, अगर वकला सीरीज से हो ना, वो भी हल करा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम मसाइल को हल करने में संजीदा ही नहीं होते, और मसले चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, दिन ब दिन बढ़ते हैं, और इसी तरह माशरा हमारा मसाइल का शिकार। कहते हैं कि हमारी फैमिली को भी थ्रेट किया जाता है। नेचुरली जो माफिया टाइप लोग होते हैं, तो वो प्रॉपर्टी के मामले में वो थ्रेट तो करते हैं, ये शिकायतें आम हैं कि ताकि वो भाग जाए, उसका पारोटानी भाग जाए, उसका कौंसल भाग जाए, बल्कि कौंसल को भी थ्रेट करते हैं बाद लोग। यहाँ भी तक शिकायतें भी हैं कि कौंसल को भी एंगेज नहीं होने देते, कोई ना कोई उसको प्रेशराइज करते हैं। वो कहता है जी मैं इस मसले से क्या लेना है, मैं उलझाओं में क्या पढ़ना है, वही साइड पर हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। प्रॉब्लम ही हमारे यहाँ एक ही है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर रूल ऑफ लॉ हो, सब पे लॉ अप्लाई करे, किसी की जरूरत तक किसी की प्रॉपर्टी कब्जा करे। क्योंकि हमारे यहाँ बड़े के लिए लॉ और है, छोटे के लिए और है। लॉ की भी 4 आंखें हैं, 2 आगे से देखता है, 2 पीछे से देखता है कि किसके साथ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, किसके साथ अप्लाई हो रहा है। अगर लॉ इम्पार्शियली अप्लाई करें सब छोटे बड़े के ऊपर एक तरीके से, और एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे प्रॉपरली इफेक्टिवली एफर्ट्स करें, लोगों के मसाइल ख़त्म तो नहीं होंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ मसाइल इतने ज़्यादा कि लोग मसाइल में उलझे हुए हैं। सोसाइटी में बदयांती, डिसऑनेस्टी, करप्शन की इंतहा है। इस चीज़ को क्यों, किसने रोकना है? एडमिनिस्ट्रेटिव इदारों ने रोकना है। इदारे इसमें कोई काम नहीं कर रहे, और इदारे बैडली फेल हो चुके हैं। और प्रेजेंटली जो वो देख रहे हैं हम, दिन ब दिन ये हालात ख़राब और हो रहे हैं, और खराबी की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी कतई नहीं आ रही। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। पीटर जॉर्ज हमारे साथ थे, शाहिद मीर, मियाँ असलम, दिलबर गिल और एजाज आलम साहब का जो नंबर है वो हम मियाँ असलम को हम दिलबर गिल जो उनके साथ उनके वकील हैं पीटर जॉर्ज के, उनको दे देंगे ताकि उनसे रब्ता करें जिस हद तक वो मदद कर सकें। हम भी इस मामले को परसू करेंगे, दोबारा इसको फॉलोअप लेंगे और ये देखेंगे कि इस मामले में आप लोगों की किस हद तक मदद हुई है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।